एवं साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। एवं साम्य स्थिरांक की गणना लिख लिया। तो देखिए आप नानष्ट समीकरण क्या है ना? कल हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा हम किसी अन्य इलेक्ट्रोड का क्या ज्ञात करते हैं? इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। लेकिन कल हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में क्या लिखा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो है इसके लिए ताप कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, है ना? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप। और सांद्रता कितनी होना चाहिए? 1 मोलर। कितनी होना चाहिए? 1 मोलर सांद्रता और केवल 25 डिग्री सेल्सियस ताप, है ना? यानी आपको किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का यदि इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना? यदि हम किसी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या कर रहे हैं? ज्ञात कर रहे हैं और हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो हमें उस इलेक्ट्रोड विभव के लिए भी ताप कितना रखना पड़ेगा? 25 डिग्री सेल्सियस और सांद्रता कितनी रखनी पड़ेगी? 1 मोलर सांद्रता, ठीक है। यदि हम भिन्न भिन्न ताप और भिन्न भिन्न सांद्रता की यदि बात करें, अलग अलग ताप और अलग अलग सांद्रता, तो अलग अलग ताप और अलग अलग सांद्रता के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए ताप भी निश्चित है और सांद्रता भी क्या है? उसके लिए निश्चित है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न ताप और भिन्न भिन्न सांद्रता पर किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को बताने के लिए वैज्ञानिक ननस्ट, ये नाम लिखा है ना, वैज्ञानिक ननस्ट ने एक समीकरण व्युत्पन्न किया जिसे हम ननस्ट समीकरण कहते हैं। आया समझ में? भिन्न भिन्न ताप और भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव पर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक ननस्ट ने एक समीकरण व्युत्पन्न किया है जिसे हम ननस्ट समीकरण कहते हैं, ठीक है। ननस्ट समीकरण जो है वो किसी अर्ध सेल अपचयन अभिक्रिया के लिए लागू होता है। किसके ऊपर लागू होता है? अर्ध सेल अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमने माना कि कोई एक अर्ध सेल अपचयन अभिक्रिया, हम मान रहे हैं कि एक अर्ध सेल अपचयन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं? ग्रहण किए जा रहे हैं, जिससे ये किसमें बन रहा है? m उलट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इस अर्ध सेल अपचयन अभिक्रिया के लिए यदि हम ननस्ट समीकरण निकालते हैं, कौन सा समीकरण निकाल रहे हैं? ननस्ट समीकरण। तो इसका ननस्ट समीकरण होता है E बराबर से E0 माइनस RT/NF ln, ये लॉग है, प्राकृतिक लॉग, ठीक है, ln। इसे हम सांद्रता m पढ़ते हैं और इसे हम क्या पढ़ेंगे? सांद्रता mn प्लस, ठीक है। आया समझ में? ये क्या है हमारा ननस्ट समीकरण, ठीक। ये जो प्राकृतिक लॉग है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि log 10 के रूप में, जैसे प्राकृतिक लॉग है, आपने अधिकांश देखा होगा कि लॉग के साथ क्या लगा रहता है? ई लगा रहता है। तो ये जो लॉग ई है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? ln भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जो लॉग ई है, इसके बेस में इस ई को हम 10 की घात में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा क्या? log 10 के रूप। तो ये हो जाएगा E बराबर से E0। जब भी प्राकृतिक लॉग को हम 10 की घातांक में चेंज करते हैं, ठीक है, तब हम उसमें 2.303 लिखा है, 2.303 से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो ये मैंने गुणा कर दिया 2.303
बी से ये गुणा हो गया, RT अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे NF। यहाँ पे प्राकृतिक लॉग के स्थान पर क्या लिख दूंगा, लॉग tan सांद्रता M अपॉन सांद्रता MN प्लस। ठीक है, यहाँ पर ये इस साइड लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर जो ये E है, E जो है ये इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है ये? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोड बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड विभव। E0 जो है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है ये? मानक इलेक्ट्रोड विभव। R जो है, R आपने पढ़ा है गैस नियतांक होता है, गैस नियतांक। T क्या होएगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप या परम ताप। N क्या है? ये देखो N क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F जो है, F फैराडे नियतांक है। कैसा नियतांक है? फैराडे नियतांक। सांद्रता M जो है ये इलेक्ट्रोड सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है? इलेक्ट्रोड सांद्रता। और सांद्रता N प्लस जो है ये जो है हमारी विद्युत अपघट्य की सांद्रता है। बस इतना सा है कि आपका ननस्ट समीकरण। ठीक है, और पेपर में ये आ सकता है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा है, सरल सा है। बस आपको ये समीकरण क्या करना है, याद करना है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है एक नंबर ऑब्जेक्टिव में कि ननस्ट समीकरण लिखिए, तो केवल हमें इतना कुछ नहीं लिखना है, बस हम ये वाला समीकरण क्या कर देंगे, उठा के लिख देंगे। आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, रहेगा यार। क्या लिखना है हमें इसमें कि भिन्न भिन्न सांद्रता और भिन्न भिन्न ताप पर किसी चार्ज के इलेक्ट्रॉन विभव पर पड़ने वाले प्रभाव को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक ननस्ट ने एक समीकरण व्युत्पन्न किया, जिसे हम ननस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, ननस्ट समीकरण किसी अर्धशैल अपचयन अभिक्रिया के ऊपर लागू होता है। तो हमने मान लिया कि एक अर्धशैल अपचयन अभिक्रिया है, ये अपचयन ही हो रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। यहाँ पे N धनायन है, इसलिए ये N इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, और ग्रहण करके क्या बना देता है, मूलक। ठीक, अब हम इस अर्धशैल अपचयन अभिक्रिया पर ननस्ट समीकरण लगाते हैं। तो ननस्ट समीकरण क्या होता है, E बराबर से E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग सांद्रता M अपॉन सांद्रता MN प्लस। यहाँ प्राकृतिक लॉग है, ये इस प्राकृतिक लॉग को हम 10 के घातांक में बदलते हैं। ये क्या है हमारा ln, क्या है प्राकृतिक लॉग, और ये ln है ना, in नहीं है। क्या है ये ln, सुधारना अपने नोट्स में। ठीक है, ये ln है ना। तो हम इस ln को log tan या log को 10 के घातांक में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी 10 के घातांक में बदला जाता है तब इसमें 2.303 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। इसलिए हो गया E, ये हो गया E0 जैसे का वैसा माइनस 2.303 से गुणा कर दिया, RT अपॉन NF जैसे का वैसा। ln की जगह क्या लिख देंगे हम, log tan, और ये सांद्रता है जैसे कि वैसी। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर जो E है, E क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन विभव। E0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव, R क्या है, गैस नियतांक, T क्या है, परम ताप, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या है, फैराडे नियतांक, सांद्रता M क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन सांद्रता, और ये विद्युत अपघट्य की सांद्रता। हम एक नीचे लाइन लिख देंगे कि यही अभिष्ट ननस्ट समीकरण है ना। अब ननस्ट समीकरण के उपयोग क्या देख रहे हैं हम,
तो देखो ये उपयोग को कुछ याद ज्यादा विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। इन उपयोगों को ज्यादा विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको इसमें क्या क्या चीज कौन सी है, यदि आपको वो चीजें पता है तो आप इसको सरलता से क्या है लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोड है ना। तो हम लिख देंगे लानस समीकरण का उपयोग कायमी किया जाता है किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। होगा किसी सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। ये क्या है आपका टी क्या है ताप, परम ताप है ना। ताप के प्रभाव है ना, ये इलेक्ट्रोड विभव है। किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड सांद्रता है ना। किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव पर इलेक्ट्रोड सांद्रता के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव पर उसके विद्युत अपघट्य की सांद्रता के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। साम्य स्थिरांक की गणना करने के लिए भी हम क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं। सेल द्वारा किए गए कार्य और संपूर्ण कार्य की गणना करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। ये तो अतिरिक्त पॉइंट हुए ना। कुछ पॉइंट देखो मैंने सब यहीं से देख के बोले ना। इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया। मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया इसका उपयोग किया। ताप के प्रभाव, ताप का कैसा प्रभाव पड़ेगा कि ताप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और घटने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे ज्ञात करने के लिए भी हम इस समीकरण का क्या करेंगे उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रोड की सांद्रता परिवर्तित हो रही है, या तो कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। उस समय इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे ज्ञात करने के लिए भी हम इसका उपयोग करेंगे। ऐसे ही विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है इसका इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे सांद्रता आप बढ़ा रहे हैं या सांद्रता क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तब इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे ज्ञात करने के लिए भी हम इस समीकरण का उपयोग करते हैं। आया समझ में। तो इतना लिखो फिर अपन साम्य स्थिरांक निकालते हैं। यह कुछ कर दो यार। चलिए हम ननद समीकरण का उपयोग करके साम्य स्थिरांक की क्या करते हैं गणना। देखिए साम्य स्थिरांक ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है। क्या होती है साम्य अवस्था। किसी रासायनिक किसी उत्क्रम है ना, किसी उत्क्रम रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता एक समान होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है एक समान होती है उसे हम बोलते हैं क्या साम्य अवस्था। उसे अवस्था कहते हैं साम्य अवस्था। तो देखिए हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि किसी सेल का इलेक्ट्रॉन विभव जो E है इसके बराबर होता है E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10 सांद्रता m/सांद्रता m प्लस है ना। हम जानते हैं कि किसी सेल का इलेक्ट्रॉन विभव यह होता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी साम्य अवस्था। किसकी बात कर रहे हैं आप। तो साम्य अवस्था पर क्या होगा। साम्य अवस्था पर क्या होता है कि क्रियाकारक अभिकारक, क्रियाकारक क्या होता है पता है ना। क्रियाकारक मतलब जो भाग ले रहा है, जो बने हैं उसे क्या बोलते हैं हम क्रियाफल या उत्पाद। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब साम्य अवस्था होती है तो साम्य अवस्था पर उत्पाद की सांद्रता
बटे क्रियाकारक या अभिकारक की सांद्रता का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को हम बोलते हैं क्या? साम्य स्थिरांक। आप इसे Kc या Keq में भी आप क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कौन सी सांद्रता है हमारी? इलेक्ट्रोड की सांद्रता। ये वाली सांद्रता कौन सी है हमारी? विद्युत अपघट्य की सांद्रता है ना। जब हमने समीकरण लिखा था तब आपने देखा था कि ये वाला क्रियाकारक था ना, क्रियाकारक, और ये वाला क्या था हमारा? उत्पाद था उत्पाद। जब भी हमने थोड़ी देर पहले समीकरण लिखा था अर्धशैल अपचयन अभिक्रिया जो हमने लिखी थी, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है? ये है ना। ये वाला क्या है हमारा? ये उत्पाद है, क्रियाकारक या अभिकारक। ये वाला क्या है हमारा? उत्पाद है ना, उत्पाद। ये रिजल्ट मिल रहा है, जबकि ये क्या है हमारा? अभिकारक। ठीक, तो यहाँ मैंने वही लिखा है। ये हमारा क्या हो गया? उत्पाद है ना। ये वाला क्या हो गया हमारा? अभिकारक या क्रियाकारक। यदि हम इन दोनों की सांद्रताओं का क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो ये अनुपात किसके बराबर आएगा? साम्य स्थिरांक के बराबर। किसके बराबर आएगा? साम्य स्थिरांक के बराबर। और साम्य अवस्था पर क्या होता है कि किसी सेल का इलेक्ट्रॉन विभव कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। अतः हम इस मान को इसमें रख देते हैं। तो ये E का मान हमने क्या रख दिया? बराबर क्या होएगा? माइनस E0 माइनस 2.303 RT अपॉन कितना लिखेंगे हम? NF log 10 है ना। ये इन दोनों के स्थान पर क्या लिख देंगे हम? Kc। आप Keq भी लिख सकते हो है ना। इधर ध्यान दीजिए सभी। हाँ, ये माइनस वाली संख्या को इधर लाऊंगा तो क्या होगी? प्लस। तो ये 2.303 RT अपॉन क्या आ गया? NF log 10 Kc इक्वल कितना है? E0। ये बटे की संख्या को पक्षांतर करेंगे, काय में जाएगी? ये गुणे में। तो ये 2.303 RT log 10 Kc इक्वल क्या हो जाएगा? इसको आप गुणा कर देंगे तो NFE0। ये हमारा क्या आ गया? अभी समीकरण। अब हम इस समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक Kc की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? कोई ज्यादा विशेष नहीं है। 11वीं क्लास हमने ढंग से नहीं पढ़ी है, बस इतना ही विशेष किया है। 11वीं क्लास ढंग से पढ़ते तो हमें याद रहता कि जब साम्य अवस्था लेते हैं, साम्य अवस्था मतलब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या हो गई है? एक समान हो गई। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर जब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता एक समान हो जाती है, उस समय किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? साम्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, और ये आपने 11वीं क्लास में क्या है? पढ़ा हुआ है, पर याद किसी को भी आगे ना समझ में। हमने साम्य अवस्था ली, साम्य अवस्था पर इन दोनों का अनुपात क्या हो गया? Kc हो गया। इलेक्ट्रोड विभव क्या हो गया हमारा? शून्य हो गया, तो हमने शून्य रख दिया। माइनस वाली संख्या को इधर पक्षांतर किया तो ये प्लस हो गई। फिर ये बटे में है तो बटे की संख्या को पक्षांतर किया, कहाँ चली गई? गुणे में चली गई। नीचे बस हम एक छोटी सी लाइन लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण की सहायता से हम साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, है ना। रहेगा याद सभी को? चलिए लिखिए इसे।